28 फरवरी को अमेरिकन इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया और उसका ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकन बेसिस रीजन में जो थे उसको हिट किया, साथ साथ में इजराइल को भी हिट किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ वो ये था कि उसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 सदस्य देश आते हैं, लीडर जिनका एक सेंस में सऊदी अरब है, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और ओमान, ये 6 देशों पे भी उसने हिट किया। इसके पीछे उसने रीज़न ये दिया कि क्योंकि इन देशों में अमेरिकन बेसेस हैं तो उनको हिट कर रहा है। इसके साथ साथ इन देशों का जो एयर स्पेस है वो भी अमेरिका यूज़ कर रहा है और इजराइल यूज़ कर रहा है, इस वजह से भी उसने हिट किया। रियल रीज़न जो है इन देशों को हिट करने का, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो ईरान चाहता है कि ये जो लड़ाई है और इसकी आंच जो है वो इन देशों पे पड़े। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज करने का भी ये मकसद था कि ये जो देश है इनका भी ऑयल और अदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी इस रीजन से जाता है। जब वो बंद हो जाएगा तो इनकी अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा, और जब वो फ़र्क पड़ेगा तो फिर ये देश प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे ईरान के साथ जो लड़ाई है उसको बंद करने का। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस लड़ाई में। इनका जो लीडर है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो बोलेगा लार्जली ये उसी के साथ जाएंगे, लेकिन हमेशा से नहीं। कम से कम 2 देश कतर और ओमान हम देखेंगे कि वो डिफरेंट लाइन भी बीच बीच में अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी उनके बीच में, इन 6 देशों के बीच में एक लार्ज कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है जो कि अगेंस्ट ईरान है। लेकिन देयर इज़ अ सटल डिफरेंस ऑल्सो। पहले हम सऊदी अरब का रिस्पॉन्स हम लोग देख लेते हैं। सऊदी अरब एंड ईरान जो है एक हिस्टोरिकल राइवलरी है दोनों के बीच में। ये राइवलरी उतनी ही पुरानी है जितनी की शुरुआत से होती है शिया और सुन्नी के बीच में। ईरान जो है वो एक शियाइट पावर है और सुन्नी पावर जो है वो सऊदी अरब है। आज से 500 साल पहले जब भारत में मुगलों का शासन था तो ईरान में सफ़ाविद का शासन था और सऊदी अरब या टर्की में ऑटोमन का शासन था। इन दोनों के बीच में भी शिया सुन्नी और रीजनल पावर डोमिनेशन को लेके भी लड़ाई होती रहती थी। वही आइडियोलॉजिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी वाली लड़ाई और रीजनल डोमिनेशन को लेके लड़ाई आज दोनों के बीच में हमको देखने को मिल रही है। ईरान के पास एक सेंस में एडवांटेज हो गया था पिछले कुछ टाइम में कि जब से सद्दाम हुसैन गिरा था तो इराक भी एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो वो डेमोक्रेसी आई थी तो वहाँ शिया मेजॉरिटी में आ गए थे। तो उसके लिए एक एडवांटेज ये भी था कि ईरान के साथ साथ इराक भी अब शिया कंट्री हो गया था। उसके साथ साथ बशर अल असद जो था जो कि सीरिया में था, वो भी एक शिया पावर थी, तो वो भी एक एडवांटेज था। तो रीजनल डोमिनेशन जो था ईरान का बढ़ता चला जा रहा था। यमन में हुती हो गए, लेबनान में हिजबुल्ला हो गए, तो काफ़ी पावरफुल हो गया था। अब एक सेंस में सऊदी अरब को मिला है उस रीजनल डोमिनेशन को जो ईरान के पास है उसको कम करने का या पूरी तरीके से ख़त्म करने का मौका। एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी एक सेंस में मिली हुई है। सीरिया में तो हट ही गया था बशर अल असद, तो वहाँ पे जो अब नई गवर्नमेंट आई है वो सऊदी अरब के फेवर की गवर्नमेंट आई है। हिजबुल्ला भी काफ़ी हद तक वीक हो गए हैं। हुतीज़ एक पावर है यमन में अभी भी, और शिया जो मिलिशियाज हैं इराक में वो भी एक पावर है। तो मिलिट्री रूप ऑब्जेक्टिव जो है सऊदी अरब का वो ये चाहेगा कि ये जो लड़ाई है और ये जो सीज़ फायर है अभी सीज़ फायर ना हो, ये लड़ाई कंटिन्यू रहे ताकि ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हुती हो गया, हिजबुल्ला हो गया, वो और ज़्यादा वीक हो जाए। इतने वीक हो जाएं कि फ्यूचर में सऊदी अरब या उसके रीजनल डोमिनेशन को कभी चैलेंज ना कर सके। वो चाहेगा कि रिजीम चेंज हो जाए, और इस सेंस में वो उसका ऑब्जेक्टिव और इजराइल और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव एक ही है। लेकिन अगर रिजीम चेंज नहीं भी होती है, जो प्रेजेंट रिजीम है वही बहुत हद तक वीकेंड हो जाए, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए, उसकी मिलिट्री, उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, IRGC जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसकी बैकबोन तोड़ दी जाए, तो उसके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। तो वो नहीं चाहेगा कि ये सीज़ फायर हो या ये लड़ाई बीच में छोड़ के अमेरिका चले जाए। उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो कि उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से ही जुड़े हुए हैं ना। ये GCC जो कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग आपने देखा दुबई हो गया या अबू धाबी हो गया, कितने, या कतर हो गया, इनफैक्ट कितने रिच कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरब ने भी रिसेंटली यही अंडर मोहम्मद बिन सलमान ये एक अपना गोल बनाया है
कि वो भी इकोनॉमी के फील्ड में अच्छा करेगा और ऑयल से डाइवर्सिफाई करेगा अपनी इकोनॉमी को। वो टूरिज्म में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट में इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। कतर आपने देखा होगा कि 2022 में उसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। 2034 का 34 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ बहरीन में ग्रां प्री यानी फार्मूला 1 रेस होती है, और 2021 से मोहम्मद बिन सलमान के अंडर में जद्दा में यानी सऊदी अरब में भी फार्मूला 1 शुरू हो गई। इसके साथ साथ वो एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग एक मॉडर्न सिटी बना रहा है एक। तो उसके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो सबसे, या टूरिस्ट अगर आपको अपने एरिया में चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि सीरियसली डेंट हुई है इस वॉर के वजह से। लोग अमेरिका क्यों जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या घूमने के लिए, या यूरोप क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है। कोई अफ्रीका नहीं जाता है। इंडिया में भी आप देख लो तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लोग प्रेफर नहीं करते इस इलाके में जाना, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, ना तो घूमने के लिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो सऊदी अरब का पिछले कुछ सालों से ऑब्जेक्टिव था कि इस एरिया में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लाना और अपने हिस्टोरिकल राइवल चाहे ईरान हो गया, चाहे हुतीज़ हो गए, उनके साथ रिलेशनशिप को सामान्य करना, जो कि उसने पूरी कोशिश करी थी। 2022 में उसने हुतियों के साथ ट्रूस कर दिया था। 2023 में उसने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ईरान के साथ शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऑब्वियसली वो हिट होता है। जो प्रेजेंट लड़ाई है इसके वजह से इनका जो रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो सब खत्म हो गया। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है और अमेरिका को इनफैक्ट बोल रहा है कि आप आधी छोड़ के मत जाओ, अब जो काम किया है आप उसे पूरी तरीके से ख़त्म करो। यानी ईरान को बिल्कुल एक फ्यूचर जो है वो थ्रेट नहीं होना चाहिए वो सऊदी अरब और इस रीजन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। बाकी जीसीसी देशों के बारे में भी हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।